नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, जहां एक और दिल्ली में किसान आंदोलन अपने 24वें दिन में लगातार चल रहा है, दिल्ली जाम है, दिल्ली बंधक है। कहीं ना कहीं कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक अपने आह्वान में बड़े स्पष्ट रूप से बोला, उसके बाद थोड़ा सा कहीं बर्फ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन ये कब होगा आने वाले दिनों में वो देखने वाली बात है। बट आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली के इस हंगामे के बीच में गृह मंत्री अमित शाह जो 2 दिन के दौरे पर गए हैं वेस्ट बंगाल, उसके क्या मायने हैं, क्या गणित चल रहा है और क्या भाजपा का अंदर तैयारी है, क्या आकलन है और किस तरह से जो आंकड़ों का खेल है उस खेल को अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या रणनीति बन रही है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय भी पूरे अभियान, वहां के प्रचार अभियान के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बिहार नहीं गए। उन्होंने दूर से ही उस चीज का संचालन किया और जो उसके आखिरी वाले 2 दिन जो बड़े एक निर्णायक दौर था उस बिहार चुनाव का, उस दौरान भी उन्होंने 2 दिन का वेस्ट बंगाल का दौरा किया था। पिछले कुछ चुनावों के ऊपर नजर डालें तो जहां एक और बिहार चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, प्रधानमंत्री मोदी का जादू फिर से चला। ना सिर्फ बिहार में चला बल्कि उस समय जितने भी उपचुनाव हो रहे थे, भले वो मध्य प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश में थे या गुजरात में थे, एक तरफा जीत भाजपा ने उसमें दर्ज की। फिर उसके बाद सारे देश ने हैदराबाद होता देखा। वो हैदराबाद जो टीआरसी का और ओवैसी का गढ़ माना जाता था, उस टीआरसी के गढ़ में, ओवैसी के गढ़ में घुस के भाजपा ने जबरदस्त प्रचार किया, पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और जो उनकी 4 सीटें पिछले वहां के निकाय चुनावों में उन्होंने प्राप्त की थी, उसको लंबी छलांग लगाते भाजपा 44 पर पहुंच गई। फिर उसके बाद यहां पर दिल्ली में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, लगा कि देश भर के किसान भाजपा के खिलाफ है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है और जाने क्या क्या विदेशों में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़े जुलूस निकाले गए, यहां पर बहुत एग्रेशन दिखाई दिया। लेकिन उसी बीच में जो गांव और किसान से जुड़े हुए चुनाव थे, वो भले ही राजस्थान का पंचायतों का चुनाव हो, वहां भाजपा ने जीत दर्ज की, वो भले ही गोवा का जिला पंचायत का या जिला परिषद का चुनाव हो, वहां भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की, वो भले ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक वर्ग के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो ये चीजें ये एक बड़े ही विपरीत एक तस्वीर बना रही हैं कि क्या यहां दिल्ली में जो किसान धरने के ऊपर बैठे हैं वो भारत के कितने बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाजपा लगातार शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर जो बिल्कुल ठेठ जहां किसान ही निर्णायक भूमिका में है, वहां क्यों चुनाव जीतती जा रही है। खैर, वो एक विवेचना का विषय है जिसके ऊपर सभी को एनालाइज करना चाहिए कि भाजपा की उस जीत का कारण क्या है। वो मोदी का जादू है या अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी मिलीजुली कुछ रणनीति है। लेकिन इसी में जब हम नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, जो अभी निकट भविष्य में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, और वो एक ऐसा चुनाव जहां पर कि एक योद्धा का मुकाबला दूसरे योद्धा से होने जा रहा है। यहां पर भाजपा को आप योद्धा मानिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप योद्धा मानिए, गृह मंत्री अमित शाह को योद्धा मानिए, ये जो योद्धा हैं इनका मुकाबला एक दूसरे योद्धा यानी कि ममता बनर्जी से होने जा रहा है, टीएमसी से होने जा रहा है,
जो कि अपने जीवट के लिए, अपनी जुझारू प्रवृत्ति के लिए अपनी पहचान बना चुकी हैं। एक ऐसी नेता, फायर ब्रांड लीडर, जो कि 1 to 1 फाइट करने में विश्वास रखती हैं, आमने सामने की टक्कर देने और लेने में विश्वास रखती हैं, वो जो जमीन से उठकर आज यहां पर पहुंची हैं, ऐसी ममता बनर्जी के साथ भाजपा चुनावी रणनीति में माहिर भाजपा वहां के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी करके वहां पहुंच चुकी है। जहां एक और टीएमसी में धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर जारी है, उसके बड़े बड़े नेता जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे उनमें से कुछ लोग शुभेंदु अधिकारी जैसे भाजपा ज्वाइन भी कर चुके हों। वहीं दूसरी ओर ओवैसी मुस्लिम गढ़ में, यानी जो मुस्लिम वोट बैंक है ममता बनर्जी का, उसके अंदर सेंध लगाने के लिए पूरी रणनीति के साथ, पूरे दल बल के साथ वेस्ट बंगाल में अपना डेरा डाल चुके हैं। तो क्या होगा इसका परिणाम, या भाजपा इतनी अति उत्साहित क्यों है या इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी ने कहां से वो अपनी लड़ाई शुरू की, वो आज कहां खड़ी हैं, और वो भाजपा जिसका कि वेस्ट बंगाल में कोई नाम लेवा नहीं होता था, वो आज वहां इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? किस आधार पर है कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि 294 की जो वहां की विधानसभा है उसमें भाजपा 200+ सीट्स लेकर आएगी। तो उस उत्साह का, उस कॉन्फिडेंस का, वो जो विश्वास, आत्मविश्वास उनके अंदर है, उसका कारण क्या है? क्या कोई चमत्कार होने जा रहा है, या ये एक सोची समझी चुनावी रणनीति है जिसके तहत भाजपा को ये भरोसा है कि वो वहां पर 200 सीटें लाने में कामयाब हो जाएगी? उसके लिए आइए हम लोग थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं, तब आप इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि भाजपा के इस उत्साह का, इस विश्वास का कारण क्या है। आइए देखते हैं जरा आंकड़ों पर। आज जहां मुख्य मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, तो हम विशेष रूप से इन दो पार्टियों को, और वहां पर जो लगातार सत्ता में काबिज रही सीपीएम, और उससे पहले वहां का जो स्ट्रांग होल्ड रहा कांग्रेस का, तो इन चार लोगों को लेकर हम इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का सफर वेस्ट बंगाल में, अगर हम संघर्ष का दौर छोड़ दें तो विधानसभा के हिसाब से कहां से शुरू हुआ, तो वो हम नजर डालेंगे कि हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बीजेपी ने जब 2011 का वहां का विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो 2011 के विधानसभा में चुनाव में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसको वोट शेयर जो था वो 4.06 यानी करीब 4% वोट मिला। वहीं पर एकदम संघर्ष के दौर से एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरी ममता बनर्जी की टीएमसी ने जो चुनाव लड़ा, उसमें हालांकि टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने 184 सीटों पर जीत दर्ज की, 184 सीटों पर, और जबकि उनका वोट प्रतिशत रहा 39.4%। वहीं पर अगर हम कांग्रेस के ऊपर नजर डालें, पहले कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस और टीएमसी यहां मिलकर चुनाव लड़े थे, तो टीएमसी और कांग्रेस के वोट मिलकर कांग्रेस ने भी 42 सीटें जीती और उसका वोट शेयर रहा 9%। वहीं सीपीएम, जिसका कि पश्चिम बंगाल गढ़ हुआ करता था, 30 साल उन्होंने वहां पर सत्ता का सुख भोगा, वो सीपीएम या बाकी के लेफ्ट दल मिला के उनको, सीपीएम को मिले 40 सीटें, जबकि उनका वोट शेयर एक बहुत अच्छा वोट शेयर था, 30% वोट शेयर 2011 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम को मिला। वहीं हम इस विधानसभा चुनाव के बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव के ऊपर नजर डालते हैं, ये वो समय था जबकि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी डेजिग्नेटेड की एक पूरी हवा बह रही थी। पूरा हिंदी पट्टी में, महाराष्ट्र में भाजपा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब
वो भाजपा का विजय रथ, वो मोदी का विजय रथ जब वेस्ट बंगाल में पहुंचा तो पूरी सीटें लड़ने के बावजूद भी भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं 2 सीटें, केवल मात्र 2 सीटें मिली। हाँ, उनका वोट शेयर जो था वो बढ़कर 17% हो गया। वहीं अगर हम टीएमसी के ऊपर नजर डालें तो टीएमसी उस समय सबसे बड़ी लोकसभा में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लोकसभा एमपीज एक ग्रुप बनकर निकला। उन्होंने 34 सीटें जीती और टीएमसी का जो वोट शेयर था वो था 39.8%, यानी लगभग 40%। ये वापस से 2011 की स्थिति को टीएमसी ने मेंटेन किया। वहीं पर अगर हम सीपीएम पे नजर डालें तो वो जो डोमिनेट करती थी किसी समय में वेस्ट बंगाल की लोकसभा सीटों को, उसको मात्र 2 सीटें मिली, जबकि उसी की लाई कांग्रेस को 4 सीटें मिली। जहां 30% से गिर के सीपीएम 23% पे लुढ़क गई, वहीं पे कांग्रेस ने अपने वोट शेयर को लगभग इंटैक्ट रखते हुए 9.7% वोट लिए। अब अगर हम उसके बाद आते हैं 2016 के विधानसभा चुनाव पर, यहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। यहां मोदी के केंद्र में 2 साल बीत भी चुके थे और कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल था उसके ऊपर पूरी जमीन जो सीपीएम की थी वो खत्म हो चुकी थी। और 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां फिर एक बार कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, केवल 3 सीटें जीती, लेकिन लोकसभा के मुकाबले वोट शेयर कम होने के बावजूद भी 10% वोट भाजपा ने वहां पर अर्जित किए। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो जहां वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इस बार उसने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा क्योंकि उसको कांग्रेस की अब जरूरत नहीं थी। टीएमसी 211 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, लेकिन उसका वोट शेयर जो है वो 44.9 यानी 45% के आसपास का रहता है। वहीं अगर हम सीपीएम की बात करें या बाकी लेफ्ट गुटों की बात करें, यहां विशेष रूप से हम सीपीएम की बात कर रहे हैं, तो सीपीएम का वोट शेयर फिर एक बार से गिरता है। जहां 2011 में उसको 40 सीटों पे कामयाबी मिली थी, इस बार उसको केवल 26 सीटें मिलती हैं और उसका वोट शेयर 30 से 23 से फिर वापस लुढ़क कर 20% पर आ जाता है। अगर हम कांग्रेस के ऊपर नजर डालते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी स्थिति संभालती है, क्योंकि जहां 2011 में उसने वैतरणी पार करी टीएमसी के वोटों के ऊपर, ऑब्वियसली 9% में टीएमसी के समर्थक, ममता के समर्थक वोट भी उसको मिले। यहां पर उसने लेफ्ट के साथ अलाइनमेंट किया था, उनके साथ युति बनाई थी, तो लेफ्ट के समर्थक वोट मिले। तो जो एक दूसरे के नाव पर सवार होकर अपनी वैतरणी पार करने की जो एक प्रथा कांग्रेस में चल पड़ी थी, उसी नाते कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, बावजूद इसके कि सीपीएम को केवल 26 सीटें मिली थी। और यहां कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़कर 12.25% हो गया। यहीं पर बीजेपी ने वहां पर एक बड़ी रणनीति बनाई और उन्होंने अपने इनरोड्स बनाने शुरू किए। वहां पर लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया, वहां भाजपा के पूर्णकालिक लोगों ने काम किया और धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हुए जब 2019 का चुनाव आया, तब जबकि केंद्र में 5 साल बीजेपी की एनडीए की सत्ता रह चुकी थी, प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदी पट्टी से निकलकर बाकी राज्यों में जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, वहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी का नतीजा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां लंबी छलांग मारी और 18 लोकसभा की सीटें जीती और उनका वोट शेयर बढ़कर हो गया 40.64%। यानी आप कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए, केवल 9 साल के वक्त में 2011 में वो भाजपा जिसको विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिलती, जो 4% वोट शेयर लेती है वेस्ट बंगाल में, 9 साल के अंदर 8 साल के अंदर उसने 2019 के लोकसभा में अपने वोट शेयर को बढ़ाकर 40.64% यानी लगभग 41% पर ला दिया। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने ऑब्वियसली दे वर द लीडर्स। 2014 में उनकी स्थिति खराब हुई, उन्होंने सीटें खोई, लेकिन इतनी सीटें नहीं खोई और वो भाजपा से आगे रही और 22 सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब रही और एक बार फिर से उसका जो वोट शेयर था 43.7% था।
अगर हम सीपीएम पर नजर डालें तो सीपीएम का बिल्कुल जो कैडर था, जो वोटर था, जो उसका जो मेन बेस था, वो कहीं ना कहीं खिसक के चंक का चंक, पूरे के पूरे जत्थे के रूप में भाजपा की तरफ झुक गया था, जिसका परिणाम ये निकला कि 2019 के लोकसभा चुनावों में वो सीपीएम जिसकी वेस्ट बंगाल में तूती बोलती थी, त्रिपुरा में तूती बोलती थी, वो वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाता, उसको मिलती है 0 सीट। और उसका वोट शेयर जो 2011 में 30% था, 2014 में 23 पर आया, 2016 में भी 20 पर रुका रहा, 2019 में आकर वो इतना गिरा कि 6.3 के ऊपर आकर रुक गया। अगर हम कांग्रेस के ऊपर नजर डालें तो कांग्रेस की भी हालत 2019 का चुनाव आते आते इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसकी अस्वीकार्यता पूरे देश भर में लगातार बढ़ रही थी, जिसका नतीजा यह निकला कि जहां 2014 में मोदी वेव के बावजूद भी उसने 4 सीटें जीती और 9.7% वोट शेयर लिया था, 2019 के चुनाव में उसको केवल मात्र 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली और उसका वोट शेयर कम होकर आ गया 5.6%। तो अमित शाह का इतना जो वहां तूफानी दौरा है, वहां पर पूरी नेताओं की जो फौज, होल टाइमर्स की फौज, जो पूर्णकालिक भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए हैं, तो उन्हीं की मेहनत का परिणाम था कि भाजपा 4 से 40 पर पहुंची। परसेंटेज ऑफ वोट की मैं बात कर रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि उसकी 200 सीटें आने जा रही हैं। उसके 3 सबसे बड़े कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भाजपा के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। पहली वजह यही है कि जो भाजपा कंसंट्रेट कर रही है टीएमसी के रेबल्स के ऊपर, कि टीएमसी के लोग टूटकर भाजपा में लगातार आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साथ में लेकर आएंगे। इसका मैं कारण बताता हूं कि भाजपा ने 4 से जो 40 की छलांग लगाई, उसके बावजूद भी आप टीएमसी के वोट शेयर पर नजर डालेंगे, वो पूरा इंटैक्ट बना हुआ है। ममता बनर्जी के वोट शेयर को, उसके वोटर को भाजपा अभी तक 2019 तक भी हिला नहीं पाई है। जहां ममता 39.4% पे 2011 में खड़ी थी, वो आज भी 2019 में मोदी के प्रचंड बहुमत के बावजूद, उनकी प्रचंड स्वीकार्यता के बावजूद, सारे देश को उनके पसंद करने के बावजूद भी भाजपा 18 सीटें तो जीत पाती है, लेकिन ममता के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाती है। तो ये जो टीएमसी के धड़ाधड़ इस्तीफे करवाए जा रहे हैं या उनको किसी तरह से घेर कर भाजपा में लाया जा रहा है, उसका कारण यही है कि भाजपा ये जो 43% का आंकड़ा टीएमसी ने लगातार पकड़ रखा है 40 के आसपास का, भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये 43 का आंकड़ा बढ़कर 45 का हो। वहीं भाजपा की नजर यह है कि अगर भाजपा अपने 3 से 4% वोट टीएमसी के तोड़कर अपने पाले में लेकर आती है, तो भाजपा का आंकड़ा 40 से बढ़कर 45 तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरा फैक्टर अगर आप डालेंगे तो लेफ्ट और कांग्रेस, जिन्होंने कि 2019 का चुनाव मिलकर लड़ा, 2016 का विधानसभा मिलकर लड़ा, अभी एक बार फिर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी अभी जब राष्ट्रपति से मिलने गए, ज्ञापन देने गए, तो उस समय भी उनके दाएं और बाएं सीपीआई और सीपीएम ही खड़े थे। अब ये जो दोनों लोग हैं, इनका वोट शेयर अगर आप मानकर चले, हम विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो 5 और 6 11 12% के आसपास का वोट है। तो जहां ये वोट ममता के लिए बेनिफिशियल है, ममता बनर्जी, ये 12 से बढ़कर 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ये वोट शेयर हर हालत में ममता बनर्जी को ही लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आज ममता बनर्जी की सरकार के प्रति है, उसके सामने ये लोग भाजपा के साथ साथ एक विकल्प बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो ममता बनर्जी को जा सकता है, वो भाजपा के स्थान पर अगर लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस को जाता है, तो उतनी ही सीटें भाजपा की घटेंगी। इसी नाते भाजपा की पूरी ये कोशिश रहेगी कि जहां वो टीएमसी के रेबल्स को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने की कोशिश करे, वहीं पर भाजपा कोशिश करेगी
कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है इसको किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर पाए। और फाइनल और सबसे बड़ा फैक्टर जो विधानसभा चुनाव जो वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है वो है ओवैसी फैक्टर, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। उन्होंने बिहार में अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से साबित कर दी जब वो 5 सीटें जीत कर आए। उन्होंने हैदराबाद जो उनका अपना गढ़ है वहां अपनी प्रासंगिकता और अपनी ताकत का पूरा इजहार कर दिया, पूरा उसका मुजाहिरा कर दिया, पूरा उसका प्रदर्शन कर दिया। जबकि भाजपा अगर 4 से 44 पर पहुंची तो वो सारी की सारी सीटें उसने TRC के कोटे की अपने झोली में डाली। वो भाजपा जो हैदराबाद में कुछ बिल्कुल हाशिए पर थी, एक फॉर्मिडेबल पावर बनकर आई, लेकिन वो ओवैसी के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। अब ये ओवैसी पूरी तरह से चिंता का विषय है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अगर वो उसके मुस्लिम वोट बैंक में देखिए, एक बड़ा क्लियर आंकड़ा है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। वो मुस्लिम मतदाता अभी तक आंख बंद करके ममता बनर्जी की TMC को वोट देते थे। यही कारण था कि ममता ने 184, 34, 211, 22 के आंकड़े को छुआ। यानी कि ममता के पास अपने इस 43% की जो फिगर है उसको बचाने के लिए 100% वोट है जिसके ऊपर वो खेलेगी। वहीं भाजपा के पास केवल मात्र 70% वोट है, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी अभी तक ये साबित रहा है कि मुस्लिम मतदाता का रुझान भाजपा की ओर अभी भी नहीं हो पाया है। तो ये मानकर चलिए कि 70% से भाजपा ने 40 से और ऊपर उठकर 43, 44 या 45% के आंकड़े को पकड़ना है। तो वो 30% वोटर जो ममता का फॉर्मिडेबल कंफर्म वोटर है, जो आंख मूंद कर ममता बनर्जी को वोट देगा, वैसी उस मुस्लिम वोटर में कितनी सेंध लगा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसके ऊपर सभी एनालिसिस करने वालों की नजर है। भाजपा की नजर है, TMC की नजर है, ममता बनर्जी विशेष रूप से उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए उनका वाद विवाद लगातार ओवैसी के साथ चलता रहता है। अब आने वाले वक्त में देखना यह है कि ये जो भाजपा की नीति है वो कामयाब होती है कि वो अपने 40 के आंकड़े को बढ़ाकर 45 पर ले जाते हैं, उनको कामयाबी मिलेगी, या फिर ममता अपने 43.7 के गढ़ को बचाकर 1-2% भी वोट अगर उसको फालतू मिल जाते हैं, या फिर कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस 12% से बढ़कर 15 या 16% हो जाता है। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम कहां पर जाकर बैठते हैं, ये आने वाले वक्त में हम सबको देखना होगा। हम भी बंगाल चुनाव के ऊपर पूरी तरह से अपनी नजर बनाकर रखेंगे। हमारी पूरी टीम्स वहां पर काम कर रही हैं, पूरे क्षेत्रों में हमारी टीम लगी हुई है। जो भी वहां से अंदर की खबर, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जो न्यूज है वो हमारे पास छन छन कर आ रही हैं, और उनका आकलन करके हम भी समय समय पर आने वाले समय में लगातार बंगाल विधानसभा के चुनाव के ऊपर अपना आकलन आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हमारा आज का आकलन कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी भी नजर आती है तो आपके सुझावों का स्वागत है। और अंत में चलते चलते आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी कार्यक्रमों की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।